आ गए बच्चे? ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी समझ में भी आ रहा होगा, आपकी समझ काफ़ी विकसित है और मैं हेल्प करने के लिए हूं। अगर कहीं मेरी कोशिश होती है अपने लेक्चर के दरमियान कि कहीं भी बातें आप उलझे नहीं, और अगर बातें उलझेगी तो मैं समझाने के लिए हूं। देखो, सबसे जो बहुत बड़ा मजा होता है पढ़ने का, देखो दो स्टेज में होती है सफलता। एक स्टेज में जब हम सिलेक्ट होते हैं, जैसे अभी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो वो तो बहुत इंजॉयमेंट का टाइम है। उस स्टेज पर आने और रास्ते को सुगम बनाने का सबसे बेहतर तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर बढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको सोचने का एक दायरा मिलेगा। मतलब आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई उसको अंडरस्टैंडिंग पर लाइए। उससे आपको राइटिंग में भी क्लैरिटी आएगी, और राइटिंग में आपको सिखाता चलूंगा। पिछले क्लास में भी मैंने शायद कोई क्वेश्चन दिया था, क्या मिस्टर अंकुर? आई हैव गिवन हिम सम क्वेश्चन और नॉट? Possibly I have given them some question. Which is the question? Which question is, Italy and Germany was divided, and then nationalism, liberalism. This was the question. फ्रांस की क्रांति का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए भी रहा था। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। My students, have you wrote this answer or not? Have you written this answer or not? आपने इसका उत्तर लिखा या नहीं? ट्राई किए मतलब हुआ, या मेरा हेल्प चाहिए? आप लोग कॉन्फिडेंस अपने आप में लाओ। एक बात बताओ, फ्रांस की क्रांति ने का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए भी रहा। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। देखो, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जैसे देखो, तथ्य के आधार पर जो पढ़ा हुआ चीज है वो नहीं रहता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग हम कभी नहीं भूलते, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए, हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। देखो, अब फ्रांस की क्रांति का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए भी रहा। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया, तो इसका पहले एक अच्छी शुरुआत मांगता है। अच्छी शुरुआत मांगता है ये प्रश्न, मतलब वेल बिगन हाफ डन। अगर हम अच्छे ढंग से शुरू कर देते हैं तो आधा हमारा काम हो जाता है। तो पहले इसको कैसे शुरू करें, किस पंक्ति से शुरू करें? देखो, ये आवश्यक नहीं है कि जिस पंक्ति से मैं शुरू करूं आप भी उसी से शुरू करें। हम दोनों का सेंटेंस एक नहीं हो सकता, लेकिन हां, गुरु का प्रभाव शिष्य पर पड़ता है कि आपको धीरे धीरे मेरी शब्दावली, मेरे तौर तरीके, वो आप ऑटोमेटिक, आप नहीं भी सीखना चाहो तो भी सीख जाओगे मेरे साथ काम करते हुए। वो बहुत नेचुरल है। गुरु का प्रभाव शिष्य के ऊपर नेचुरली पड़ता है। अब जैसे ये प्रश्न है, तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये आपके लिए दिलचस्प है, तो मैं इसको लेकर आपको चलता हूं और बताता हूं कैसे होगा। या इसको नीचे रखते हैं। जैसे इसको अगर हम ऐसे शुरू कर देते हैं, फ्रांस की क्रांति न केवल फ्रांस एवं यूरोप के इतिहास में
इतिहास में बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई युगांतकारी घटना सिद्ध हुई। युगांतकारी फ्रांस की क्रांति न केवल फ्रांस एवं यूरोप के इतिहास में बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई। कितना बढ़िया आप इंट्रोडक्शन, एकदम क्लियर कट इंट्रोडक्शन हो गया। युगांतकारी आप एक नए युग का आरंभ कह लो या युगांतकारी करो, युग का अंत कह लो या नए युग का सूचक कह लो, बात एक ही है। अब देखिए, हाँ, घटना सिद्ध हुई। हाँ, इसने यूरोप के साथ साथ विश्व की, हाँ, इसने आधुनिक यूरोप के साथ साथ आधुनिक विश्व की आधारशिला रख दी। क्रांति ने निम्नलिखित रूप में यूरोप तथा विश्व में परिवर्तन का मार्ग तैयार किया। अब ये काफी है। अब आप रास्ता पकड़ लो और डॉट दे के लिखते चलो। अब आपको जो भी अच्छी बातें लगती है, आप सभी कुछ जानते हो, केवल हिम्मत नहीं करते हो। अब यहां पर अगर जैसे आप लिख देते हो प्रतिनिध्यात्मक सरकार, यहां पर अब प्रतिनिध्यात्मक सरकार लिख देते हो, ओके, चलेगा। अब इसी में एक पंक्ति लिख दो कि प्रतिनिध्यात्मक सरकार का अर्थ है। दूसरा, संविधानवाद को प्रोत्साहन, मानव एवं व्यक्ति के अधिकार, मानव और व्यक्ति के अधिकारों, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जिसको आप बोलते हो। उसके बाद प्रजातंत्र एवं समाजवाद जैसी विचारधारा का उद्भव। आधुनिक विश्व को प्रभावित करने वाली सबसे सशक्त विचारधारा राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति से ही उत्पन्न। उसके बाद एक लाइन में लिख दो, लैटिन अमेरिका तथा एशिया पर प्रभाव, मतलब अन्य महाद्वीपों पर भी प्रभाव। अब देखो, जब क्वेश्चन सामने आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब क्वेश्चन सामने आए तो क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है। अब आंख बंद करके जब आप लोग सोचने वाला प्राणी हो जाओगे और
सोचने वाला जब प्राणी हो जाओगे तो फिर आंख बंद करके आप चीजों को सोचकर और बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया लिख सकते हो। आप लिखना तो शुरू करो, अचानक से बहुत अच्छा नहीं होगा, पहले कोशिश करनी पड़ेगी और धीरे धीरे कोशिश करते हुए आपका इंप्रूव करता चला जाएगा। तो चलिए, आपने यहां तक देखा, अब बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अंकुर, मेरे स्टूडेंट लोग समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलिए, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हैं? प्लीज माय स्टूडेंट्स हिंट करिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक बात माय स्टूडेंट्स, मेरी एक बात बताओ, जो मैं तुम लोगों को चेंजेस समझा रहा हूं या जो चीजों को इंटीग्रेट कर रहा हूं और थोड़ा सा रिवाइज करके लिए सोचने के लिए जो सुझाव दिया है, उस पर आप लोग अमल कर रहे हैं? सही सही बताइएगा मुझे, गुरु से झूठ नहीं बोलते। आप लोग रिवाइज करने के बाद थोड़ा सोचने पर टाइम देना शुरू किया है, अमल कर रहे हो आप? हाँ या ना, येस और नो? मिस्टर अंकुर इज जस्ट लाइक आइदर अ ब्रिज और ए संजय, आप नो, आप जानते हो। तो आप अंकुर के थ्रू मुझे सूचना मिलती है, मैं आपके इस उत्तर का इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजों को लिंक करना है और थोड़ा सा सोचते हुए पढ़ना है। कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखोगे जनरल स्टडीज के बाकी सेगमेंट भी आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, आप इसको जारी रखिए। तो ये हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। अब हाँ, अब मैं आप लोगों को तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, उदारवाद और राष्ट्रवाद है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, आपको याद होगा कि कांग्रेस ऑफ वियना ने 3 मेजर उद्देश्य कायम किए थे। मैटर भी आपके पास है, तो आप बहुत भली भांति अच्छी तरह समझ रहे हो। और उसने एक तरफ चाहा कि भाई हम यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करें, दूसरा फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न जो मूल परिवर्तनवादी विचारधारा थी, उदारवाद राष्ट्रवाद, उसको जमीन के नीचे गाड़ दें या उसको बिल्कुल ही दबा दें। और तीसरा उसने चाहा था कि हम यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखें। और इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसने उस जी तोड़ प्रयास किया और कुछ प्रबंधन किया। उस प्रबंधन को बचाने के लिए पहले 4 शक्तियों ने मिलकर पहले एक चतुर्गुट बनाया कि वह यूरोप के गार्जियन के रूप में वह चतुर्गुट उसकी देखभाल करेगा। फिर 5वें मेंबर्स के रूप में 1818 में फ्रांस को शामिल कर लिया, तो उसका नाम हो गया कंसर्ट ऑफ यूरोप। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप बन गया गार्जियन यूरोप का, कि भाई अब हम जो वियना व्यवस्था इन्होंने की, उस वियना व्यवस्था का रक्षक बना दिया कंसर्ट ऑफ यूरोप को। और कंसर्ट ऑफ यूरोप का समय समय पर यूरोप में बैठक होती थी, यूरोप में सेशन होता था, और यूरोप में सेशन के बाद कंसर्ट ऑफ यूरोप उसका निर्णय लेता था। तो मैं आपको बताना चाहता कि लेकिन उसमें हुआ ऐसा कि कंसर्ट ऑफ यूरोप के बाद जब मेटरनिक, जो प्रिंस मेटरनिक था, बहुत खतरनाक आदमी था, वो चाहता था हम यूरोप में परिवर्तन ना होने दे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कंसर्ट ऑफ यूरोप के जो 2 मेंबर्स थे, उसमें एक मेंबर था ऑस्ट्रिया और दूसरा रूस। तो ऑस्ट्रिया का शासक तो फ्रांसिस सेकेंड था, वो तो योग्य नहीं था, लेकिन फ्रांसिस सेकेंड का मुख्य कर्ता धर्ता अभी ऑस्ट्रिया में बना हुआ था उसका प्रधानमंत्री, जिसका नाम था, चांसलर था, जिसका नाम था प्रिंस मेटरनिक।
और रूस में उसका जो जार था, वहां का शासक था जार अलेक्जेंडर प्रथम, जिसने नेपोलियन को भी वॉर में हराया था, मतलब रशियन अभियान में, आपको याद होगा। तो वो भी बहुत बड़ा अनुदारवादी था, और ये दोनों परिवर्तन के घनघोर विरोधी थे। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, भाई ये दोनों परिवर्तन के घनघोर विरोधी क्यों थे? तो इसके पीछे भी उनका लक्ष्य था, उनका कुछ उद्देश्य था, उनकी कुछ मजबूरियां थी। लेकिन उनका लक्ष्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, या उनकी मजबूरियां क्या थी, वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आगे मिलेगा हम लोगों को, आप चिंता मत करिए, आगे मिलेगा, जिससे आपको सूचना मिलेगी आखिर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और जो रूसी साम्राज्य वो परिवर्तन का इतना घनघोर विरोधी क्यों है। तो मेटरनिक ने अपना एक सिस्टम बनाया था, उसने अपनी व्यवस्था शुरू की। लेकिन अब यूरोप में क्या हो रहा है कि दो शक्तियां हैं, एक है परिवर्तन की शक्ति और दूसरी है निरंतरता की शक्ति। तो पहले उसी शक्ति को देख लेते हैं। जैसे अब यूरोप में क्या हो रहा है कि परिवर्तन की शक्ति है, वो 3 परिवर्तन की शक्ति है। जैसे वैचारिक स्तर पर क्या है, वैचारिक स्तर पर परिवर्तन की शक्ति है, वो है उदारवाद, और एक उदारवाद है, दूसरा है राष्ट्रवाद, जो मैंने आपको बताया। देखो, अब उदारवाद और राष्ट्रवाद दोनों का आधार एक ही है, सामाजिक आधार दोनों का एक ही है। दोनों का सामाजिक आधार है मध्य वर्ग, क्योंकि अब मध्य वर्ग है वो परिवर्तन की मांग कर रहा है। उदारवाद का मतलब हुआ प्रतिनिध्यात्मक सरकार की मांग, व्यक्ति के अधिकारों की मांग। तो उदारवाद जो विचारधारा है वह प्रतिनिध्यात्मक सरकार और व्यक्ति के अधिकारों की मांग कर रहा है। तो जहां पर जो क्षेत्र खुद ही संगठित है, यूनिफाइड है, जो देश संगठित है, वहां पर सरकार से मांग कर रहा है मध्य वर्ग कि आप हमें सरकार में भागीदारी दो, आप मताधिकार का विस्तार करो और हमें प्रतिनिध्यात्मक सरकार बनाने की अनुमति दो, ताकि हम अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सके मताधिकार के माध्यम से। तो प्रतिनिध्यात्मक सरकार तो समझते हो आप लोग, अगर नहीं समझते हो तो पूछो। माने मताधिकार मतलब सरकार, एक ऐसी सरकार जो जनता की सहमति से चल रही हो, जो उसके सुझाव पर चल रही हो, उसको कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक सरकार। तो इतनी बड़ी संख्या में जनता तो स्वयं सरकार नहीं चलाएगी, तो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वह प्रतिनिधि सरकार में हिस्सा लेता है और वह प्रतिनिधि के द्वारा सरकार चलाई जाती है। उसको कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक सरकार। तो वो प्रतिनिधि कहां बैठता है? तो नेशनल वो असेंबली में, विधानमंडल में बैठता है। और विधानमंडल एक छोटी सी निकाय को चुनता है, जो मंत्रिपरिषद होती है, वो निर्वाचित मंत्री होते हैं, और उसके माध्यम से अगर सरकार का संचालन हो रहा हो तो उसको प्रतिनिध्यात्मक सरकार कहते हैं। तो मध्य वर्ग चाहता है कि प्रतिनिध्यात्मक सरकार लाइए, मताधिकार हमें दीजिए। लेकिन आप तो मध्य वर्ग की चालाकी को अच्छी तरह समझ रहे हो। क्या मध्य वर्ग यह चाहता है कि सभी व्यक्ति को मताधिकार मिले? मैं स्टूडेंट्स, अब देखो, अब मुझे लालच ये होती है कि मैं आपसे पूछूं, काश अगर आप रूबरू जवाब दे रहे होते तो मैं सीधा खड़ा होकर पूछता कि भाई मध्य वर्ग क्या चाहता है। लेकिन आप इतना रूबरू जवाब देने की स्थिति में हो नहीं। तो मिस्टर अंकुर जस्ट आस्क माय स्टूडेंट्स कि क्या मध्य वर्ग यह चाहता था कि सभी को मताधिकार मिले? ऐसा मध्य वर्ग चाहता था कि नहीं? यस और नो? कोई यस तो नहीं कह रहा है अंकुर? अभी तक तो क्या बोल रहे हैं, नो या यस? नो। अब समझ रहे हो आप लोग। अब इसके बाद आप लोग संविधानवाद समझ जाओगे, दुनिया को बनते देख लोगे। तो जनरल स्टडीज के बाकी सेगमेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं क्या चाहता हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ के बिना तो फिर दुनिया को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इसको तो समझना चाहिए और आप लोग समझोगे, मेरा विश्वास है। तो चलिए, मध्य वर्ग वैसा नहीं चाहता, वो चाहता है सीमित मताधिकार हो, लेकिन सरकार में हमारी भागीदारी हो, निम्न वर्ग की भागीदारी ना हो। तो मध्य वर्ग उसका अच्छा, और ये तो उदारवाद की मांग है। राष्ट्रवाद की मांग है, जो विभाजित क्षेत्र है, वो विभाजित क्षेत्र के समक्ष मांग है कि हमें भी आप
विभाजित क्षेत्र का कि हमें आत्मनिर्णय का अधिकार दीजिए, हमें आपस में एक होने का अधिकार दीजिए, एकीकृत होने का अधिकार दीजिए। तो देयर डिमांड इज कि गिव अस द राइट टू सेल्फ जजमेंट, हमें आत्मनिर्णय का अधिकार दीजिए। तो उधर मध्य वर्ग की मांग है कि हमें आत्मनिर्णय का अधिकार दीजिए। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक तरह से आप देखेंगे तो उदारवाद और राष्ट्रवाद मिला हुआ है, दोनों का सामाजिक आधार एक है और दोनों का सामाजिक आधार एक है तथा दोनों का शत्रु भी एक है। उनका शत्रु कौन है पता है आपको? उनका शत्रु है निरंकुश राजतंत्र। जो राजतंत्र मताधिकार देने से मना कर रहा है, वही राजतंत्र उनको राष्ट्र बनने देने से ही मना कर रहा है। आप देखो इटली और जर्मनी में राष्ट्र बनने से बाधा कौन उपस्थित कर रहा है? वही ऑस्ट्रिया का सम्राट और वही ऑस्ट्रिया का जो सम्राट है वो मताधिकार भी अपनी जनता को मताधिकार देने से भी मना कर रहा है। तो सेम निरंकुश राजतंत्र है, जो एक ही निरंकुश राजतंत्र है, वो राष्ट्रवाद के उद्देश्य में भी बाधा है और उदारवाद के उद्देश्य में भी बाधा है। ये दोनों के बीच है। तो परिवर्तन की शक्ति में तो एक हो गया विचारधारा के स्तर पर उदारवाद और राष्ट्रवाद जो परिवर्तन की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ भौतिक आर्थिक स्तर पर, भौतिक आर्थिक एक ही हुआ, चिंता मत करिए, आर्थिक स्तर पर है औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति यूरोप में शुरू हो गई, उसका प्रभाव 19वीं सेंचुरी में दिखने लगा है। तो आप अगर 19वीं सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में तो शुरू हो गई है, तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या औद्योगिक क्रांति भी परिवर्तन लाने का काम कर रही है? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति होगी तो क्या होगा पता है? आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हो जाएगा, और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन होगा तो मैंने क्या कहा कि जब आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो वर्गीय समीकरण बदलेगा। अब मध्य वर्ग ज्यादा सशक्त होगा क्योंकि उसकी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, और एक नया वर्ग के रूप में औद्योगिक श्रमिक वर्ग, जिसको कार्ल मार्क्स आगे सर्वहारा कहता है, वो औद्योगिक श्रमिक वर्ग आ जाएगा। तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग और सशक्त मध्य वर्ग के द्वारा डिमांड को क्रिएट किया जाएगा, उनके द्वारा डिमांड उठाया जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नो? तो जब वो आएगा तो वो डिमांड को भौतिक आर्थिक स्तर पर है तो औद्योगिक क्रांति होगी, और औद्योगिक क्रांति होगी तो वो आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाएगा, और जब आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाएगा तो वर्गीय समीकरण बदलेगा, और वर्गीय समीकरण बदलेगा तो विचारधारा के स्तर पर भी परिवर्तन होगा। तो औद्योगिक क्रांति भी परिवर्तन की शक्ति के रूप में, मतलब देखो आर्थिक क्षेत्र में अगर परिवर्तन हो जाए तो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन होना नेचुरल हो जाता है। जैसे आप देखो शरीर का आकार अगर बढ़ जाता है तो या तो शर्ट फटेगा या शर्ट उतरेगा। तो अगर आर्थिक ढांचा जब बड़ा हो जाता है तो राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बदलना पड़ता है। तो ये हो गया परिवर्तन की शक्ति। अब देखो निरंतरता की शक्ति बनी हुई है कौन? तो निरंतरता की शक्ति राजतंत्र, कुलीन वर्ग एवं चर्च, मतलब पादरी वर्ग। ये जो फ्रांस की क्रांति ने इनको डिसलोकेट कर दिया था, तो वियना कांग्रेस ने फिर एक बार उन पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया। राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च, यह एक तरह से यह पुरातन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो परिवर्तन की शक्ति है वो परिवर्तन की शक्ति इसी पुरातन व्यवस्था को चुनौती दे रही है। अब एक बात बताइए
क्या पुरातन व्यवस्था को बचाया जा सकेगा या नहीं बचाया जा सकेगा? क्या लगता है आपको, हाँ या ना? बोलिए। क्या फ्रांस की क्रांति की जैसे क्रांति की धारा को पीछे तरफ मुड़कर वियना कांग्रेस सफल होगी या नहीं होगी? क्या लगता है आपको, हाँ या ना? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस इतिहास की धारा को पीछे की तरफ मोड़कर जो राजतंत्र, कुनिनबर्ग और चर्च जैसी जो पुरातन व्यवस्था है उसको पुनर्बहाल करने में वियना कांग्रेस सफल होगी कि नहीं होगी? मिस्टर अंकुर, नहीं होगी। बिल्कुल सही। अब मैं स्टूडेंट्स आपने तीन क्रांतियों मैंने तीन आंदोलनों को, एक तो 1820 के दशक का विद्रोह मैंने कहा है जो अखिल यूरोपीय विद्रोह है, और दूसरा 1830 की क्रांति और तीसरा 1848 की क्रांतियां। अब इस पर नजर डालिए क्योंकि ये सब पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध हो रही है और वियना कांग्रेस परिवर्तन को रोकने का प्रयत्न कर रही है, हताश प्रयत्न कर रही है। अब देखते हैं वियना कांग्रेस कहां तक सफल होती है। अब पहले आपको यहां पर 1820 के दशक के विद्रोह को देखते हैं और देखिए, जैसे मैं आगे फिर देखो थोड़ी सी नजर आप लोग रख लेंगे, आप लोग ब्रिलियंट लोगों, कुछ चीज नजर से नहीं जाएगी। देखिए, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था बहाल हुई थी, कांग्रेस और वियना ने फ्रांस में लुई 18वां को बहाल किया था। बहुत सारे देश में पुराने शासकों, पुराने राजवंशों को बहाल किया था, आपको याद है, वैध वंश परंपरा और यथास्थितिवाद के तहत। अब क्या हुआ कि वहां पर अच्छा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया था, आपको याद है। यूनान तो खैर ऑटोमन साम्राज्य के अंदर ही पहले से ही था, लेकिन यूनान में जो यूनानी लोग थे वो ईसाई थे और ऑटोमन सम्राट था मुस्लिम था, तो उधर मुस्लिम शासक वर्ग था, इधर ईसाई प्रजा थी। अब क्या हुआ कि और राष्ट्रवाद की भावना तो आई ही, तो उदारवाद भी सक्रिय हो रही है, राष्ट्रवाद भी। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि फ्रांस से ही शुरू हुआ। फ्रांस में क्या हुआ कि लुई 18वां का एक संभावित उत्तराधिकारी था, उसका नाम था ड्यूक डी बेरी। आपको नाम मिला होगा, कुछ नाम में कंफ्यूज नहीं करना, उसका नाम है ड्यूक डी बेरी। तो उसने ड्यूक डी बेरी की हत्या कर दी 1820 के दशक में कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर। तो फ्रांस में बलवा शुरू हो गया, मतलब वो एक तरह से स्वच्छंदतावादी विचारधारा थी जो फ्रांस में उबल रही थी, और एक तरह से बहुत सारे गुप्त संगठन बन रहे थे जो परिवर्तन की मांग कर रहे थे। तो उसमें पहले शुरू हुई फ्रांस से ही बलवा। वो बलवा देखते देखते स्पेन में, बेल्जियम में, बाकी देशों में भी फैलती चली गई, और सबसे वहां पर समस्या यूनान में आई। यूनान को मैं आगे आपको मानचित्र में बताऊंगा, यहां पर तो यूनान शायद मानचित्र में हाँ है। जैसे ऑटोमन साम्राज्य आप देख रहे हो ना, तो ये जो ऑटोमन साम्राज्य है, ये ऑटोमन साम्राज्य, ये यूनान, ये सॉरी ये तो अलग हो गया, यूनान ये है, ये तो हाँ यूनान ये है। ये जो यूनान का राज्य है, इस यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह शुरू हो गया तो उसमें ऑटोमन सम्राट ने अपनी सेना दबाने के लिए भेजी। तो वहां पर देखिए, अब दिलचस्प बात आप देखिए, मेंटली अलर्ट हो ना आप लोग। जैसे वियना कांग्रेस ने तय किया था वैध वंश परंपरा तय किया था, याद करिए। तो उसकी इस नीति के तहत अगर किसी देश में, जैसे मेटरनिक पद्धति में, मेटरनिक क्या कहा करता था, मेटरनिक कहता था कि हमारी विदेश नीति का लंबवत प्रयोग ही नहीं, क्षैतिज प्रयोग भी होना चाहिए, कि कहीं भी उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा के प्रभाव में कहीं अगर बलवा शुरू होता है तो हमें सामूहिक प्रयत्न से यूरोपीय शक्तियों को दबाना चाहिए। यही एजेंडा मेटरनिक का था, और रूस भी समर्थन कर रहा था। ब्रिटेन थोड़ा उदार था, तो ब्रिटेन को थोड़ा अनर्गल लगता था कि वे इतनी कड़ाई क्यों कर रहे हो। प्रशा दोनों के बीच में था। फ्रांस जो बाद में आया था वह भी, हालांकि लुई 18वां राजतंत्र था,
लेकिन लुई 18वां को कभी कभी एहसास हो जाता था, भाई मेरे देश ने, माने मेरे राष्ट्र फ्रांस ने पूरे यूरोप को बदला है, दुनिया को एक नया संदेश दिया है। तो वो भी लुई 16वां की तरह नहीं था, उसमें भी उदारता थी बहुत हद तक। तो ब्रिटेन और फ्रांस की ट्यूनिंग आपस में बैठती थी, उधर रूस और ऑस्ट्रिया की ट्यूनिंग बैठती थी। लेकिन यहां यूनान वाले में दांव उल्टा पड़ गया। उसमें हुआ ऐसा कि कायदे के हिसाब से तो यूनान में विद्रोह हुआ तो वैध वंश परंपरा के तहत वियना कांग्रेस को मिलजुल कर उसको दबा देना चाहिए था, करना चाहिए था, नहीं तुम ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही रहो। लेकिन माय स्टूडेंट्स, वहां बात उल्टी इसलिए हो गई क्योंकि यूनान में जो जनसंख्या थी वो थी क्रिश्चियन, ईसाई, और ऑटोमन सम्राट था, वो ऑटोमन सम्राट मुस्लिम था। तो क्या हुआ कि वहां पर धर्म के आधार पर बह गए यूरोपीय देश, और उनको लगने लगा जब यूनान में जब दमन शुरू किया तुर्की ने विद्रोह को, तो बस यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। अपने अपने देश की सरकारों पर उनकी जनता का दबाव पड़ने लगा कि भाई देखिए यूनान में हमारे ईसाई भाइयों को बचाइए। तो क्या हुआ कि रूस भी यूनान की तरफ मन ही मन हो गया, और ब्रिटेन भी हो गया। ब्रिटेन और रूस दोनों ने हस्तक्षेप करके 1832 में यूनान को स्वतंत्र कर दिया। अब आप ही बताइए, यूनान का स्वतंत्र होना वियना व्यवस्था का उल्लंघन था या नहीं था? बोली था। तो अगर वियना व्यवस्था का उल्लंघन था तो वियना व्यवस्था में टूटन तो शुरू हो गई। ओके, और मेटरनिक को यह बात पसंद नहीं थी। मेटरनिक चाहता था यूनान के विद्रोह को दबा दिया जाए, लेकिन वो अकेला पड़ गया, क्योंकि रूस भी उस समय यूनान के, क्योंकि रूस का यूनान के साथ सिंपैथी होने का कारण था कि रूस अपने आप को ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुखिया मानता था, और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था उसका केंद्र यूनान, मतलब उसका ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च, उसका नाम था ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च का मुखिया मानता था। और ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च का मुख्य जो ओरिजिन था यूनान से था, तो यूनान को अपना भाई बिरादर समझता था। तो इसलिए रूस भी पक्ष ले लिया और ब्रिटेन ने भी पक्ष ले लिया, और 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया। तो देखो, इसके स्वतंत्र होने का मतलब है कि वियना व्यवस्था का उल्लंघन हुआ। तो ये हुआ। अब एक इसमें दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है, इसी से मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, इससे जुड़ी हुई एक और घटना है। यहां लगता है जो हमने लैटिन अमेरिका का मैप नहीं लिया है, मिस हो गया हो मैप। खैर कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, एक्चुअली आप लैटिन अमेरिका तो आपके दिमाग में इमेज होगा दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका बोलते, चूंकि वहां पर स्पेन की कॉलोनी है, स्पेन का उपनिवेश है। तो स्पेन के उपनिवेश में क्या हुआ कि जो इधर जो बलवा शुरू हुआ, मतलब यूरोप में जो क्रांतियां, मतलब विद्रोह शुरू हुआ 1820 के दशक में, तो उसकी गूंज लैटिन अमेरिका में सुनाई देने लगी, क्योंकि यही यूरोपीय शक्ति वहां भी थे, स्पेन वहां था। तो यहां स्पेन के विरुद्ध भी अपने देश में विद्रोह हुआ, और उसी स्पेन के विरुद्ध वहां लैटिन अमेरिका स्थित जो उसके उपनिवेश थे उसने विद्रोह कर दिए। और वहां पर एक सैनिक जनरल का उद्भव हो गया, जिस सैनिक जनरल का नाम था साइमन बोलीवर। क्या नाम था? साइमन बोलीवर। मतलब एक सैनिक जनरल का उद्भव हुआ, उस सैनिक जनरल का नाम था साइमन बोलीवर। साइमन बोलीवर बड़ा फेमस व्यक्तित्व है। इंडिया में भी इसके नाम पर एक सड़क है, साइमन बोलीवर एयरपोर्ट के पास। साइमन बोलीवर मार्ग हमने ही पहली बार देखा है इसको। इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है साइमन बोलीवर। तो वो क्या हुआ कि साइमन बोलीवर का जो उद्भव है वो लैटिन अमेरिका में हुआ, और वो एक सैनिक जनरल था। उसने एक योजना बनाई, पता नहीं व्हाई डिडंट मैप कम। मैप कहीं ना कहीं होना तो चाहिए था। नहीं है मैप, अगर रहता तो मैं आपको बताता। जैसे आप मान के चलिए कि लैटिन अमेरिका अगर ऐसे है, ये जो जगह आप देख रहे हो, सॉरी इसको इस साइड में लाते हैं तब आपको दिखेगा ठीक से। जैसे अगर आप मान के चलिए कि लैटिन अमेरिका अगर ऐसे है, तो इसमें ये जो जगह आप देख रहे हो, यहीं पर एक जगह है, उसका नाम था वेनेजुएला, और उसके बाद फिर न्यू ग्रेनेडा था, न्यू ग्रेनेडा, इक्वेडोर, ये सब राज्य था। और यहां पर
पेरू था और बोलीविया था। तो उसकी योजना ये थी कि इन सारे क्षेत्रों को हम स्वतंत्र करा ले स्पेन से, और इधर तो ब्राजील है, तो ब्राजील तो पुर्तगाल की कॉलोनी थी, तो इसको स्वतंत्र कराकर, इसको स्वतंत्र कराने के बाद वो चाहता था कि हम एक लैटिन अमेरिकी देशों का एक संघ का निर्माण करें। मतलब ही वॉज, उसके दिमाग में एक योजना थी कि लैटिन अमेरिकन राज्यों को स्वतंत्र करके वहां पर हम एक संघ बना ले। ये दक्षिणी अमेरिका का है, दक्षिणी अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका कहते हैं स्पेन के नाम पर। स्पेन के नाम पर इसका नाम हुआ लैटिन अमेरिका। अधिकांश कॉलोनी स्पेन की है। तो ये योजना बनाई। एक बात मैं आप यहां पर दिलचस्प बात बताऊं कि साइमन बोलीवर को उकसाने का काम वहां ब्रिटेन भी कर रहा था। ब्रिटेन चुपके चुपके उकसा रहा था। अब ब्रिटेन को इसमें क्या स्वार्थ था मैं बताता हूं। ब्रिटेन का स्वार्थ यह था कि अगर लैटिन अमेरिका से स्पेन को निकाल दिया जाता है, स्पेन निकल जाएगा, तो हम अपना मार्केट वहां बना लेंगे। ये ब्रिटेन का गेम प्लान था। लेकिन जब लैटिन अमेरिका में जब स्पेन के विरुद्ध जब राष्ट्रवादी मूवमेंट शुरू हो गया, तो यहां पर मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया और रूस को भय होने लगा। उसको लगा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, और अगर लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवाद की शक्ति अगर जीत गई तो फिर यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उछाल हो जाएगा। यहां पर भी एक पृथक राष्ट्र की मांग शुरू हो जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वह रूस के जार, जो रूस के शासक को जार बोलते थे, रूस के शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि हम कंसर्ट ऑफ यूरोप, जो 5 देश थे, इसकी तरफ से एक संयुक्त सेना बनाते हैं, और संयुक्त सेना स्पेन की सहायता में लैटिन अमेरिका भेजते हैं, ताकि लैटिन अमेरिका के इन विद्रोहों को दबा दिया जाए। बड़ी एम्बिशियस योजना बनाई। लेकिन अब उसने पूरी आर्मी बना ली, उस आर्मी को डिस्पैच करने का निर्णय लिया। जब उसने आर्मी को डिस्पैच यहां से करना चाहा तो ब्रिटेन को बहुत कष्ट हो गया। ब्रिटेन मना कर रहा था, नहीं ये गलत है, आप नहीं भेज सकते, आप दूसरे महाद्वीप में कैसे हस्तक्षेप करेंगी, ये यूरोप का मामला नहीं है, आप कंसर्ट ऑफ यूरोप को यूरोप तक सीमित रखिए, आप कंसर्ट ऑफ यूरोप को दुनिया की जवाबदेही आप क्यों ले रहे हो, ये तो हमारा महाद्वीप नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के मन में अपना स्वार्थ था। ब्रिटेन सोच रहा था कि स्पेन अच्छा हो कि निकल जाए और हम अपना बाजार वहां विकास कर लें। लेकिन मेटरनिक और अलेक्जेंडर प्रथम मानने के लिए तैयार नहीं था, और ब्रिटेन को लगा कि अब यूरोपीय सेना पहुंच जाएगी लैटिन अमेरिका दबाने के लिए, तब उसने चुपके से संयुक्त राज्य अमेरिका को उकसा दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका को। और यह घटना है 1823 की, 1823 की। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेसिडेंट उस समय था, उसका नाम था मुनरो। समझ रहे हैं, मुनरो। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के संबंधों को समझना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुनरो से ध्यान, जैसे वेस्टफेलिया की संधि तो आप लोग नहीं भूले हो ना। मिस्टर अंकुर, पूछो मेरे स्टूडेंट से कि इनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वेस्टफेलिया की संधि का क्या महत्व है, क्या हमारे स्टूडेंट्स को याद है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ के लिए वेस्टफेलिया की संधि वही कॉर्नरस्टोन है, वही पिलर है। तो पहले पूछिए कि इस बात को इन्होंने समझ लिया है या नहीं। मतलब वेस्टफेलिया की संधि सबको क्लियर है? यस, सभी को क्लियर है ना? मैक्सिमम यस। नहीं, नो कौन है? नो वाले सामने आए। जिसको क्लियर नहीं है वो सामने आए, और क्यों क्लियर नहीं है उसका कारण बताएं। आपको मैं पहले पीडीएफ इसीलिए देता हूं, आपके घर पर भी लेक्चर पढ़ा हो, आप वेस्टफेलिया की संधि वाले लेक्चर को खोल कर देखिए। मैं एक भी बच्चे को अनइनलाइटेंड नहीं देखना चाहता। आपको मैं जैसे तैयारी करवा रहा हूं, अब तैयारी करिए और उत्साह के साथ आप करिए। आप देखिएगा कि आगे आपका भी रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट हम पक्का करेंगे। लेकिन आपको जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूला पर आप अमल करिए। सब यस है कि नहीं मिस्टर अंकुर? नो इज नॉट अलाउड। आप सभी को यस होना होगा। अगर जिसको दिक्कत है, मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत ही तो वेस्टफेलिया की संधि से हुई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत ही वेस्टफेलिया की संधि से हुई। वेस्टफेलिया की संधि पिलर है, कॉर्नरस्टोन है।
बैलेंस ऑफ पावर वहीं से आया है। एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्र की अवधारणा वेस्टफेलिया की संधि से आई है। आज भी वेस्टफेलिया की संधि का रेफरेंस दिया जाता है। देखो, मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, मेरी अपेक्षा पर आप लोगों को खरा उतरना है। मेरी अपेक्षा यह है कि हम पूरे खंड को पढ़ाते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। जैसे देखिए, मैंने पार्ट 2 में, जैसे आपका पहला पार्ट था एंशिएंट वर्ल्ड, मेडिवल वर्ल्ड एंड आधुनिक पश्चिम का उद्भव, आप याद करिए। खंड 2 में मैं आया तो उसमें मैंने 4 उपखंडों में बांटा। प्रबोधन पहला, दूसरा अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी संविधान, तीसरा फ्रांस की क्रांति और चौथा उपखंड हम 1815 के बाद यूरोप को ले रहे हैं। इसका इस उपखंड में आपका ये समाप्त हो जाएगा। फिर तीसरा खंड शुरू करेंगे औद्योगिक क्रांति से। तो मैं पहले क्या चाहूंगा कि सारे खंड के जितने उपखंड है सभी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। फिर जो मेजर खंड है वो सभी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, और वो हम आपको कॉन्टेम्पररी तक ला देंगे, वर्तमान विश्व तक। और हम आपसे अपेक्षा यह करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय संविधानवाद का विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हो। आप साथ साथ समझते चलिए, ताकि जीएस के बाकी पार्ट आप देखेंगे तो वहां आप निराश नहीं होंगे। बाकी पार्ट में भी आपका रास्ता खुल जाएगा। और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, आपको अच्छी राइटिंग करके दिखाना है। इसमें मेरा 0 टॉलरेंस है, मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं आपको हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको हमारे इस पैरामीटर पर खरा उतरना है। ये मेरा पैशन है कि मेरा स्टूडेंट सबसे आगे रहे। वर्ल्ड हिस्ट्री में समाप्त करूंगा। आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब दूसरे को समझा सकते हो तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है। 10 लोग सुनेंगे और आप बोलोगे, ये तैयारी होनी चाहिए। तैयारी का मतलब है कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, आप सबसे अलग हो। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ने का तरीका किसी को पता नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई माय स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव टू बी डू द हार्ड वर्क। और मेरे साथ आप चलिए और इस बात को आप बिल्कुल ही अमल करिए। बेटा अंकुर, क्या हाल है इन लोगों का? क्या बोल रहे हैं? नो वाले बोल रहे हैं कि भूल गए। तो आज जितने भी नो वाले हैं सब कल वेस्टफेलिया की संधि, सब आज जाइए घर पर, वेस्टफेलिया की संधि पढ़ के आइए और कल, और वहां तुम लेक्चर पीछे पलट के देख के आइए। कल उसके बाद अगर समझ में ना आए तब आप हमसे प्रश्न करिए, लेकिन भूलना अलाउड नहीं है। भूल जाओगे पीछे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको बार बार रिवाइज करके और थोड़ा 15-20 मिनट सोचने पर देना है। और मैं लास्ट में जब वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास समाप्त कर रहा हूं तो लास्ट में मैं पूछूंगा और मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोगों को जवाब देना है। और नाम के साथ मैं सबको इंगित करूंगा। अब तो आप में से बहुतों का नाम मैं पहचानने लगा हूं, तो ये मुझे होना चाहिए। और मैं इस बात के लिए बेचैन हो रहा हूं कि आप लोग ये नई तालीम को सीखो। ये नई तालीम ही आपको सफलता दिलाएगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो चलिए, अब मुंडो सिद्धांत में बता रहा हूं। आगे मैं मुंडो सिद्धांत पूछूंगा और कोई भी ना कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल आपको मैं एक बार के बजाय 3 बार समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल आपकी तैयारी चाहिए, पुख्ता तैयारी चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। हम इसीलिए देखिए, पहले मैं अध्ययन सामग्री आपको भेजता हूं और उसी लाइन पर अध्ययन सामग्री भेजता हूं जिस लाइन पर पढ़ाता हूं। दोनों में कंप्लीट ट्यूनिंग है, ताकि मेरे स्टूडेंट को बिल्कुल, आपको मैंने दूसरा हर बुक पढ़ना भी मना किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप भटक जाओगे। और एकदम ये आपको बुक में तो चैप्टर मिलेगा, इंटीग्रेटेड थोड़ा मिलेगा। यहां तो मैं इंटीग्रेटेड करके पढ़ा रहा हूं कि आप पढ़ो जितना, उतना ही सोचो, उतना ही लिखो। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम ये सिर्फ नहीं कहते कि रीडिंग दो, रीडिंग में तो फिर भूल जाओगे। और जिस तरह बाकी बच्चे घूम रहे हैं उसी तरह आप भी घूमोगे। तो आप बताओ कि आप इन बच्चों की तरह घूमना चाहोगे? आप चाहोगे भाई हम सफल हो जाए, हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। वी हैव टू प्रूव आवर सेल्स। सो माय स्टूडेंट्स, प्लीज, जो मैं कहूं, मैं आपको देख नहीं रहा, लेकिन ये मैं आपसे कितना 80 मिनट मांग रहा हूं डेली। अभी फिलहाल 80 मिनट्स, अभी तो 80 मिनट ही मैं ले पाऊंगा। 80 मिनट फिर मैं इंग्लिश मीडियम का लेता हूं। तो उस 80 मिनट में आप हर मिनट मुझे दो, आप दिमाग को डाइवर्ट नहीं होने दो। ओके? तो अब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने चुपके से अमेरिकन प्रेसिडेंट मुनरो को उकसा दिया कि भाई आपके महाद्वीप में आकर यूरोपीय शक्तियां हस्तक्षेप कर रही है और आप मुख दर्शक बन के देख रहे हो।
तब तक आप याद करो, अमेरिका को आजादी तो मिल गई थी 1783 में ही, और 89 में कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया था। ये घटना 1823 की, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फिलाडेल्फिया कांग्रेस के कितने वर्ष बाद, 11 और 23 कितने हुए, 34 वर्ष। 34 वर्ष में तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका पावरफुल हो चुका था। बस मुंडो वही संयुक्त राज्य अमेरिका से दहाड़ा, थंडर्ड। उसने कहा, यूरोपीय शक्तियों को चेतावनी दी कि देखिए, लैटिन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का गलियारा है। मैंने गलियारा मतलब है कि आपका आपका पिछवाड़ा घर का होता है ना, मेरे घर का पिछवाड़ा कहते हुए मेरे घर के पिछवाड़ा में हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने कहा लैटिन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का गलियारा है, अगर इसमें कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसे अपने कार्यों में हस्तक्षेप मानेगी। मतलब एक तरह से चेतावनी दी कि अगर इधर आप आओगे तो आपको हमसे लड़ना होगा। यूरोपीय शक्तियां हिम्मत नहीं जुटा पाए। ब्रिटेन ने ताली बजाकर स्वागत किया कि हमने पुरानी दुनिया का सामना करने के लिए नई दुनिया का सृजन कर लिया है। मतलब ब्रिटेन ने, एक तरह से ब्रिटेन को बड़ी खुशी हुई कि बड़ा अच्छा हुआ आप लोगों को कि आपको अमेरिका ने मतलब अपनी हैसियत में ला दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो इस तरह से ब्रिटेन खुश हुआ कि मैंने पुरानी दुनिया का सामना करने के लिए नई दुनिया का सृजन कर लिया है, ताली बजाते उसने कहा। खैर एनीवे, तो मैं लेकिन मुनरो सिद्धांत का एक ग्रेटर इंप्लीकेशन है जो आपको समझना है। इसका ग्रेटर इंप्लीकेशन यह है कि पहली बात कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तरह से यूरोप को सिग्नल दे दिया, ध्यान कर लेना, कि देखो तुम अटलांटिक के इस पार तुम नहीं आओगी, माने अटलांटिक के इस पार आके आप लोग हस्तक्षेप नहीं करोगे, और अटलांटिक के उस पार हम नहीं जाएंगे। मतलब हम आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे मामले में हस्तक्षेप, इस महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे। और उसके बाद अमेरिका ने पृथकतावाद की नीति अपना ली। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म अपना ली। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन का मतलब हुआ आइसोलेशनिज्म का, उसको कहते हैं पृथकतावाद की नीति। मतलब देखो, हम यूरोप के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यूरोप भी हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये चीज तो आप इस चीज को जान लो कि संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तब उतरा जब उस पर हमला हुआ, नहीं तो यूरोप के मामले में वो दखल अंदाजी नहीं करता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर को लीड किया है, शीत युद्ध का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, कि कोल्ड वॉर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लीड किया है, तो उसमें उसने पृथकतावाद की नीति छोड़ दी है, मुनरो सिद्धांत को मतलब पृथकतावाद की नीति उसने छोड़ दी है। तो एक्टिवली उसने यूरोप के नेटो का गठन किया है, लेकिन अभी उसने इस नीति को अपना लिया है। दूसरी बात है, एक बात और भी है, एक तरफ से मुनरो सिद्धांत का सिग्नल यह है, समझना, कि भाई लैटिन अमेरिका में तुम हस्तक्षेप नहीं करो, ये हमारा एरिया है, हम उधर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करो। और बड़ी चालाकी से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने लैटिन अमेरिकी देशों को अपना अर्ध उपनिवेश बना लिया, सेमी कॉलोनी। मतलब एक तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका ही उनका शोषण करता रहा, वैसा नहीं जैसे यूरोपीय लोगों की तरह दिखाकर नहीं, चुपके से उनका शोषण करता रहा। इसलिए तुम देखोगे आज भी जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी चिढ़े हुए रहते हैं। तो अब अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछो कि मुनरो सिद्धांत को समझ गए कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए आवश्यक है, इसलिए आप लोग ओके करिए। यस ओके है। गुड। अब देखिए,
तो ये हो गया 1830। इसमें जो होना था 1820 के दशक का विद्रोह वो तो हुआ। इसमें मूल्य सिद्धांत आपको मैटर में भी है, उसको देख लो। अब 1830 की क्रांतियां पर आते हैं। अब देखिए, अब उस समय तो खैर जो होना था हुआ, फिर 1830 के दशक में फिर क्रांतियां शुरू हो गई। 1830 से फिर क्रांतियां शुरू हो गई। इसमें क्या हुआ बताता हूं। इसमें हुआ कि फिर फ्रांस से शुरू हुई, फिर ये फ्रांस से ये स्टार्ट हुई। फ्रांस में क्या हुआ कि लुई 18वां जो मैंने शासक बताया था, तो उसका उत्तराधिकारी 1824 में, मतलब 1815 से 1824 तक शासन किया है लुई 18वां। 1824 में उसका डेथ हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा हुआ जिसका नाम था चार्ल्स 10th, चार्ल्स 10th। तो चार्ल्स 10th उसका उत्तराधिकारी हुआ फ्रांस में 1824 में, और 24 से 30 तक वो शासन किया। अब फिर वही बात जो फ्रांस में पुरानी उसकी जो चार्ल्स 10th को बीमारी थी, बुर्बो वंश का ही था, बुर्बो वंश की स्थापना ही हुई थी उस समय। तो चार्ल्स 10th ने फिर चाहा कि हम रोमन कैथोलिक जो धर्म था उसको प्रोत्साहन दे, नंबर 1। और नंबर 2 उसने फिर निरंकुश ढंग से, मतलब विधानमंडल की बैठक रोक दी उसको। मतलब एक तरह से विधानमंडल तो बनाना पड़ेगा, मध्यवर्ग तो पहले की तरह रहा नहीं, उसको तो सशक्त हुआ। तो वो बिना असेंबली के, बिना विधानमंडल के सपोर्ट के, बिना विधानमंडल के मतलब कानून बनाए, अपना अध्यादेश जारी करके शासन मनमाने ढंग से करने लगा। तो लोग असंतुष्ट होने लगे और अंत में 1830 में उसके विरुद्ध क्रांति का विस्फोट हो गया, क्रांति हो गई। 1830 में जब उसके क्रांति हुई तो अब देखिए वियना व्यवस्था ध्वस्त होने लगी। क्रांति हुई, इसकी सरकार गिर गई, चार्ल्स 10th की सरकार गिर गई। और सरकार गिर गई तो उस समय क्रांति में 3 पार्टियां लीड कर रही थी। एक पार्टी थी, उस पार्टी को आप कहोगे, उसको कहते हैं, उस समय 3 पार्टियां लीड कर रही थी, और 3 पार्टियों में एक पार्टी थी वो कहलाती, उस पार्टी को बोलते हैं राजतंत्रवादी। मतलब एक ग्रुप था राजतंत्रवादी को, जिसका कहना था कि राजतंत्र ही स्थापित हो, लेकिन इस राजतंत्र के बजाय एक दूसरा राजतंत्र स्थापित हो जाए। एक दूसरा ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था बोनापार्टवादी। बोनापार्टवादी नेपोलियन बोनापार्ट के से प्रभावित था, और उसका मानना था कि बोनापार्ट के परिवार के किसी को शासक बना दिया जाए। और तीसरा था गणतंत्रवादी, जो गणतंत्र को स्थापित करना चाहता था। लेकिन उस समय गणतंत्रवादियों को बढ़त नहीं मिली। कितना टेम्परेचर? उस समय गणतंत्रवादियों को बढ़त नहीं मिली, और बढ़त ना मिलने की वजह थी क्योंकि पुराना जो गणतंत्र था जैकोबियन शासन के समय, उससे लोग इतने भयभीत हो चुके थे कि गणतंत्र का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो उन्होंने गणतंत्रवादियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, और अंत में जीत हुई राजतंत्रवादियों की ही। और आपको सूचना मिलेगी कि फ्रांस में 1830 में फिर एक दूसरा वंश स्थापित हुआ। मतलब आप यही समझिए कि यहां पर आपको सूचना मिलती है कि उसका जब ये हुआ तो लुई फिलिप, यहां का शासक बना लुई फिलिप, जो ड्यूक ऑफ लॉरियंस था। लुई फिलिप एक दूसरे राजवंश की स्थापना हुई। वह उसको लुई फिलिप ने स्वयं को जनता का शासक घोषित किया। तो लुई फिलिप का शासन स्थापित हुआ, उसकी गिर गई, और एक दूसरा राजतंत्र स्थापित हो गया। अब आप ही बताइए, यह वियना व्यवस्था का टूटन है कि नहीं? वियना व्यवस्था का पहला टूटन मैंने यूनान के विद्रोह में बताया। हालांकि 1832 में यूनान आजाद हुआ, 1830 में लुई फिलिप की सरकार बनी, जबकि आप याद करिए वियना कांग्रेस ने मान्यता किस सरकार को दी थी? वैध वंश परंपरा के तहत उसमें बुर्बो वंश का शासक लुई 18वां को स्थापित किया था, परंतु लुई 18वां के उत्तराधिकारी को लोगों ने अस्वीकार कर दिया। उसकी जगह फिर लुई फिलिप की सरकार गठित हुई। तो आप ही बताइए, ये वियना व्यवस्था का तो ध्वंस शुरू हो गया। एक तो ये हुआ। अब यहां से क्रांतियां, आपको सूचना मिलती है कि यहां से क्रांतियां फैल गई दूसरे देश में। अब यहां से बेल्जियम में फैल गई। हाँ, इसका एक और देखिए, व्यवस्था जो टूटी है, व्यवस्था का टूटन बताते हैं। 1830 में लुई फिलिप की सरकार बनी। एक टूटन देखिए, लुई फिलिप की सरकार बनी।
अच्छा, दूसरी टूटन देखिए। 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया, यूनान स्वतंत्र हो गया। और यूनान की स्वतंत्रता, अब यूनान की स्वतंत्रता भी तो वियना, क्योंकि वो तो शुरू हुआ था यूनान का भी तो 1821 में, लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने इसमें हस्तक्षेप करके ब्रिटेन ने यूनान को स्वतंत्रता दिला दी, ब्रिटेन और रूस ने, तो 1832 में। और 1800 औपचारिक स्वतंत्रता 1832 में, औपचारिक रूप में उसे स्वतंत्रता 1832 में मिली। फिर आपको आश्चर्य होगा कि इस क्रांति के दरमियान बेल्जियम में क्रांति हो गई, और बेल्जियम 1833 में बेल्जियम हॉलैंड से अलग हो गया। आप ही बताइए ये वियना व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो रही है, देखते जाइए। बेल्जियम हॉलैंड से स्वतंत्र। आपको याद है कि शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बेल्जियम को हॉलैंड के अधीन कर दिया गया था, याद है आपको? तो बेल्जियम हॉलैंड से स्वतंत्र, वियना व्यवस्था को चुनौती मिल गई, वो भी स्वतंत्र हो गया। तो इस तरह से देखिए, इसी तरह से ये आंदोलन इटली में फैल गया। इटली में एक व्यक्तित्व था जिसका नाम था मेजिनी, वो गणतंत्रवादी था। उसने इटली का एकीकरण गणतंत्र के अंतर्गत लाना चाहा, तो मेजिनी ने यंग इटली के माध्यम से उसने वहां पर अपने यंग इटली के माध्यम से उसने प्रचार कार्य शुरू कर दिया, एक आंदोलन वहां पर इटली में छेड़ दिया। स्पेन में मूवमेंट छिड़ गया, मतलब हर जगह मांग, नए नए संविधान, कहीं उदारवादी आंदोलन, कहीं राष्ट्रवादी आंदोलन। जर्मनी में भी राष्ट्रवाद की मांग उठने लगी। तो ये पूरा का पूरा यूरोप थोड़ा सा अशांत होने लगा। मेटरनिक बहुत चकित था। मेटरनिक ने बहुत अहम, बड़ा दिलचस्प बात कही। उसने मेटरनिक ने कहा, क्या हो गया इस यूरोप को कि जब भी फ्रांस को छींक आती है तो संपूर्ण यूरोप को जुकाम लग जाती है। मतलब क्रांति शुरू होती है फ्रांस से और देखते देखते संपूर्ण यूरोप में फैल जाती है। तो वही उसने कहा कि जब भी फ्रांस को छींक आती है तो संपूर्ण यूरोप को जुकाम लग जाती है। मतलब उसने कहा कि व्हाट हैपेंड टू यूरोप व्हेनेवर फ्रांस स्नीजेज, होल यूरोप कैचेज कोल्ड। तो मतलब यही स्टेटमेंट था मेटरनिक का, उसको भी आश्चर्य हुआ। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, वो जो कंसर्ट ऑफ यूरोप बना तो उसमें भी दरार उत्पन्न हो गई, क्योंकि एक तरफ रूस और ऑस्ट्रिया जैसा अनुदारवादी शक्तियां थी जो चाहती थी डंडे के बल पर इस विद्रोह को दबाइए, दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस अपोज कर रही थी कि आप लोग अनावश्यक हस्तक्षेप मत करिए, आखिर जन आकांक्षा को हम नहीं दबा सकते। तो इनके बीच भी दरार उत्पन्न हो गई। तो 1830 की क्रांति का नेट रिजल्ट यही। अब नेक्स्ट वन क्रांति देखिए, 1848 की क्रांति देखिए। अब देखिए 1848 की क्रांतियां तक क्या हुआ, ये बहुत सारा परिवर्तन। वैसे भी देखो यूरोप भी तो रुका हुआ नहीं था। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पहले की तुलना में ज्यादा आने लगा, और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव आने का मतलब है कि एक तरफ तो मध्य वर्ग पहले से ज्यादा सशक्त हो जाएगा, आप गौर कर रहे हो, और दूसरी तरफ, हाँ मैंने 1830 की क्रांति में एक मूवमेंट आपको नहीं कहा, उस मूवमेंट, क्योंकि आप शब्द पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, मैं नहीं चाहता कोई भी कंफ्यूजन आपको रहे। जैसे जब यूरोप में जिस समय बहुत सारे जब क्रांतियां हो रही तो उसमें ब्रिटेन में और कुछ नहीं हुआ। 1832 का एक संसदीय सुधार कानून लाया गया। ब्रिटेन में क्रांति नहीं हुई, केवल एक संसदीय सुधार कानून वहां लाया गया, इतना ही था 1832 का, जिसमें कुछ लोगों को मताधिकार ब्रिटेन में दिया गया। मतलब कोशिश की गई मध्य वर्ग को संतुष्ट करने का, ताकि मध्य वर्ग क्रांति ना करे। अब 1848 की क्रांतियां में आप देखोगे कि देखो अब तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का ज्यादा प्रभाव आने लगा, और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव आने का मतलब है एक तरफ मध्य वर्ग पहले से ज्यादा सशक्त होगा, तो दूसरी तरफ निम्न वर्ग जिसको कहते हैं औद्योगिक श्रमिक वर्ग, वह वर्ग भी पहले वो बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो वही हाल उसका हुआ पड़ा है। अब क्या है कि जब मध्य वर्ग जब पहले से ज्यादा सशक्त हो गया तो जाहिर है कि जब मध्य वर्ग पहले से ज्यादा सशक्त हो गया
तो जाहिर है कि वो डिमांड, उसकी आकांक्षा और भी बढ़ेगी। और जहां तक निम्न वर्ग का सवाल है, तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग, एक नया वर्ग सशक्त तैयार हो गया, तो भी परिवर्तन की मांग कर रहा। तो अब तो स्थिति बदल रही है, अब पुरातन व्यवस्था को बचा के रखना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, फिर क्रांति फ्रांस से शुरू हुई। इस बार फ्रांसी में, इसमें मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, फ्रांस में क्या हुआ। ये 1848 में जो फ्रांस में है, उसी ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस जो था लुई फिलिप, उसके अगेंस्ट में क्रांति शुरू हुई, जिसको 18 वर्ष पहले जनता ने स्थापित किया था। उसने जनता को निराश कर दिया, जितनी उससे उम्मीद थी कुछ कर नहीं पाया। उल्टा उसने भी चाहा कि हम राजतंत्र की शक्ति को थोड़ा बढ़ा लें, या तो जनता बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि वो जनता का शासक था, जनता ने ही उसको स्थापित किया था। अब वो जनता पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, उसको बर्दाश्त नहीं हो पाई। फिर क्रांति फ्रांस में शुरू हो गई। फिर 3 पार्टियां थी, राजतंत्रवादी, बोनापार्टवादी और गणतंत्रवादी। इस बार गणतंत्रवादियों ने बढ़त ली। और फिर फ्रांस 1848 में लुई फिलिप को हटा दिया गया। अब देखिए, फिर यूरोपीय व्यवस्था का ध्वंस तो चल ही रहा है। हालांकि यूरोपीय व्यवस्था का ध्वंस तो उसी समय फ्रांस में हुआ जब चार्ल्स दशम को हटाया गया, क्योंकि वैध उत्तराधिकारी तो यही था। लेकिन अब 1848 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब फ्रांस हो गया गणतंत्र। ओके, अब 1848 में गणतंत्र तो फ्रांस बन गया। अब जीत पहले गणतंत्रवादियों की हुई और गणतंत्र बन गया फ्रांस। लोग भूल गए पुराने गणतंत्र के दर्द को। लेकिन जब 1848 में इस गणतंत्र का चुनाव हुआ, पहला चुनाव हुआ, क्योंकि इसमें जो संविधान बना था, देखो फ्रांस में टोटल 5 गणतंत्र हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहला गणतंत्र नेपोलियन ने खात्मा किया था। वो गणतंत्र 1992 में स्थापित हुई थी जैकोबियंस के द्वारा, आपको याद होगा। और 1752 में स्थापित हुई थी। और उस गणतंत्र को नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में समाप्त कर दिया था। और 1848 में दूसरा गणतंत्र बनेगा, तीसरा गणतंत्र फिर 1871 में बनेगा, चौथा गणतंत्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में स्थापित होगा। और अभी फ्रांस में 5वां गणतंत्र चल रहा, जो 1958 में चार्ल्स द गाल के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो 1848 में जहां पर गणतंत्र बना था, वह गणतंत्र अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प था, क्योंकि ये गणतंत्र पहली बार अब सेकेंड गणतंत्र बना। अब इसका जो चुनाव हुआ, इसमें एक संविधान था, उसमें एक प्रेसिडेंट का पद था। तो प्रेसिडेंट के पद पर जो चुनाव हुआ, तो इसमें बोनापार्टवादियों की जीत हो गई। और बोनापार्टवादियों का नेता था नेपोलियन का भतीजा, जिसका नाम था लुई नेपोलियन तृतीय। यानी लुई प्रेसिडेंट, जैसे इसका भतीजा था नेपोलियन का, उसका नाम था लुई नेपोलियन तृतीय। लुई नेपोलियन तृतीय। तो लुई नेपोलियन तृतीय को अब 1848 में फ्रांस में, जब 1848 में जो चुनाव हुए, उसमें प्रेसिडेंट के पद पर इसका चुनाव हुआ। प्रेसिडेंट बना। और आपको पता है, 4 वर्षों के अंदर ही, यानी 1852 में इसने उस गणतंत्र को टर्मिनेट कर दिया। गणतंत्र को हटाकर अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस का सम्राट 1852। कार्ल मार्क्स लिखता है, कार्ल मार्क्स तो उस समय सक्रिय था, कार्ल मार्क्स देख रहा था, उसके सामने की घटना है ये। तो कार्ल मार्क्स लिखता है, मानो इतिहास ने अपने आप को दोहराया। कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध कोटेशन आता है। मैं स्टूडेंट पिछले से पिछले वर्ष 2021 में आपके निबंध के पत्र में था, वो स्टेटमेंट था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार त्रासदी की तरह और दूसरी बार प्रहसन की तरह। मतलब इतिहास जो अपने आप को दोहराता है, वो पहली बार त्रासदी की तरह। मतलब क्या हुआ पता है? मतलब ये हुआ कि जब पहली बार कोई दुर्घटना इतिहास में हो रही होती है, तो हम अज्ञात होते हैं, हम अनजान होते हैं, तो हम धोखे से पकड़े जाते हैं। और
लेकिन इतिहास हमेशा सबक देता है। लेकिन अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेते हैं और फिर हमारी आंखों के सामने उस घटना की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो ये स्वांग है, माने प्रहसन है। प्रहसन इसलिए कि हम दोषी हैं उस घटना को होने के लिए। तो मैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि जो कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध कोटेशन आता है ओरिजिनली, वो लुई नेपोलियन तृतीय के संदर्भ में ही आता है। मतलब उसका ये कहना था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने, जैसे वो निबंध हमको लिखना रहा था, तो हम पहला रेफरेंस, और भी रेफरेंस देते, लेकिन पहला रेफरेंस यहीं से लेते, क्योंकि लुईस ने, जैसे उसको ये लगा कि जैसे लुई नेपोलियन तृतीय है, तो लुई नेपोलियन तृतीय ने जिस समय सत्ता को कैप्चर किया है, तो इसमें कार्ल मार्क्स का कहना है कि नेपोलियन को आपने बहुत ज्यादा भरोसा करके बहुत ज्यादा शक्ति दे दी, तो नेपोलियन ने आपके गणतंत्र को ही समाप्त कर दिया और अपना एक तरह से आधुनिक, एक तरह से उसने निरंकुश सत्ता कायम कर ली। तो दूसरी बार उसके भतीजे पर आपने इतना भरोसा क्यों किया? इतनी ज्यादा भरोसा करके उसको आपने क्यों इतनी शक्ति दे दी कि फिर उसने भी कब्जा कर लिया? कम से कम दूसरी बार तो आपको पहली घटना से सबक लेनी चाहिए थी, ये उसका कहना था। अब जानते हो, लुई नेपोलियन तृतीय को जो फ्रांस की जनता ने बनाया, तो अब इस व्यक्तित्व का नाम याद रखना। आगे हम लुई नेपोलियन तृतीय की चर्चा बार बार करेंगे। ये इटली के एकीकरण में भी आएगा, जर्मनी के एकीकरण में भी आएगा, उस समय आपको मिस नहीं करना है। मैं पीछे आपको बताऊंगा कि इटली के एकीकरण में भी इसका आना होगा, जर्मनी के एकीकरण में भी इसका आना होगा। हर जगह लुई नेपोलियन तृतीय का आगमन होगा, ही विल बी देयर। तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा लुई नेपोलियन तृतीय के विषय में कि यह यूरोप में बॉस की तरह भूमिका निभाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस की जनता ने इसे सम्राट बनने दिया, क्योंकि फ्रांस की जनता को कहीं ना कहीं उम्मीद यह थी कि अपने चाचा के पराक्रम और पुराने गौरव को पुनर्जीवित करेगा। अब लुई नेपोलियन तृतीय की मजबूरी हो जाएगी आक्रामक विदेश नीति, क्योंकि जब उसको लोगों ने चाचा वाला पराक्रम तो उसमें है नहीं, और लोगों ने चाचा की तरह उम्मीद लगा रखी है, तो लोगों को लग रहा है कि चलो लुई नेपोलियन तृतीय कुछ करेगा तो इसको बनने देना अलाउ हुआ। इस पर आप लोग गौर करना और अपनी स्मृति में इसको रखना। अब वहां से क्रांति अन्य क्षेत्रों में फैलती चली गई। स्पेन में एक उदार संविधान की मांग हुई, पुर्तगाल में उदार संविधान की मांग हुई, ब्रिटेन में इसकी अभिव्यक्ति पीसफुल हुई। ब्रिटेन में पीसफुल अभिव्यक्ति हुई, जैसे आपको एक टर्म मिलेगा, आप घबराना नहीं, चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन, ये चार्टिस्ट आंदोलन क्या है मैं बताता हूं। जैसे ब्रिटेन में जो वर्किंग क्लास के लोग थे, ये वर्किंग क्लास का मूवमेंट है। तो चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति पहले हुई, तो एक संगठित वर्किंग क्लास आ ही चुका है। तो वर्किंग क्लास ने चार्टिस्ट आंदोलन में उसने 6 राजनीतिक मांगे, जिसमें मांगे कई मांगे थी। एक है कि प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन में चुनाव हो, जो सांसद लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको वेतन भत्ता दिया जाए ताकि वो रेगुलर रहें और संसद की बैठक में शामिल हो, नहीं तो अपने रोजगार में रहते हैं और वो संसद की कार्यवाही, पार्लियामेंट की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते हैं। फिर सीक्रेट बैलेट हो, पहले लोगों को हाथ उठा के करना पड़ता था तो दिख जाता था, उसमें मजबूत कमजोर को सता सकते थे, इसलिए भाई सीक्रेट बैलेट हो, गुप्त मतदान हो, यही सब उसकी मांगे थी। जो मताधिकार का विस्तार हो, मतलब सार्वत्रिक व्यस्त पुरुष मताधिकार हो, सभी पुरुषों को मताधिकार मिले, तो यही सब मांग थी। तो ये 6 मांगों की सूची बनाकर और 60 लाख सिग्नेचर जुटाकर पार्लियामेंट के सामने 5 लाख मजदूर लंदन में एकत्रित हुए और अपने 6 मांगों के पक्ष में 60 लाख सिग्नेचर लेकर पार्लियामेंट को सुपुर्द किया। बाद में जब सिग्नेचर का शिनाख्त हुआ, उसका वेरिफिकेशन हुआ, तो पाया गया बहुत सारे सिग्नेचर फेक थे। उसमें क्वीन विक्टोरिया का भी सिग्नेचर था, फेक सिग्नेचर था। उसमें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का भी सिग्नेचर था। तो पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही पार्लियामेंट की नीयत तो मजदूरों की मांग को मानने की थी नहीं। और फिर उसी समय बारिश हो गई, तो बारिश होने से जो मजदूरों का भीड़ है वो तितर बितर हो गई। तो उसको फायदा उठाकर जो अथॉरिटी है वो डंडा मारकर मजदूरों को और भी हटा दिया। तो मजदूरों की भीड़, इसमें कोई खास इसका परिणाम सामने नहीं आया।
इसमें दो बातें हैं। इटली और जर्मनी में जो राष्ट्रवादी मांगे हैं, तो 1848 का जो रिवॉल्यूशन है, इसको एक बड़ा लैंडमार्क मांग के रूप में बच्चों तुम लोग देखोगे। जैसे मैं तुमको बताना चाहूंगा, मेंटली अलर्ट हो ना आप लोग। हाँ देखिए, पहले हम इटली को लेते हैं, फिर जर्मनी। इटली जर्मनी दोनों में 1848 का क्रांति। इटली में देखिए, इटली में क्या हुआ कि यहां पर जो इटली के राष्ट्रवादी थे, जब उनको लगा कि भाई गणतंत्र, चूंकि मैजनी ने जो गणतंत्र के आधार पर जो मूवमेंट चलाया था, मूवमेंट चल नहीं पाया, क्योंकि वहां का जो ऑस्ट्रिया का जो शासक था बहुत ताकतवर था, और ऑस्ट्रिया इटली में घुसा हुआ था। आपको तो बताया हूं कि कांग्रेस ऑफ वियना के समय से। तो ऑस्ट्रिया ने मैजनी का दमन चक्र शुरू किया, तो मैजनी को इटली छोड़कर भागना पड़ा। तो गणतंत्रवादी तो विफल हो गए। तो जो चाहते थे इटली का एकीकरण हो, तो उनको लगा कि ऐसा है कि राष्ट्रवाद के अंतर्गत, सॉरी, राजतंत्र के अधीन ही हो जाए। कोई भी मतलब गणतंत्र के अधीन संभव नहीं है, जनता की शक्ति के द्वारा संभव नहीं है, तो कोई शासक ही आगे लीड करे इसको और ये मूवमेंट हो जाए। तो एक जो मैंने पिडमोंट सार्डिनिया का राज्य जो आपको बताया है मैंने, तो पिडमोंट सार्डिनिया जो मैं आपको मैप पर बता चुका हूं कई बार, जो इटली को बांटा गया था उसमें, तो पिडमोंट सार्डिनिया का शासक था, उसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। उसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। तो इटली के जो राष्ट्रवादियों ने चार्ल्स एल्बर्ट से अपील की कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए और इटली के एकीकरण को संभव बनाइए। तो उसने जब चार्ल्स एल्बर्ट से अपील की, तो चार्ल्स एल्बर्ट उसने जब चार्ल्स एल्बर्ट से अपील की, तो चार्ल्स एल्बर्ट काफी उत्साहित हुआ कि भाई जब लोग अपील कर रहे हैं तो हमें तो इसमें शामिल होना चाहिए। तो चार्ल्स एल्बर्ट काफी उत्साहित हुआ और उसने एकदम ऑस्ट्रिया को ललकारते हुए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसने चाहा कि हम अपनी सैनिक शक्ति से ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकाल दें, क्योंकि ऑस्ट्रिया वहां का रक्षक बना हुआ था, गार्जियन बनकर बैठा हुआ था कि इटली का एकीकरण ना हो। तो सोचा कि ऑस्ट्रिया को हम इटली से बाहर खदेड़ दें। तो उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, लेकिन उसका मिसकैलकुलेशन हुआ। उसने ऑस्ट्रिया के पावर को अंडरमाइन कर दिया, और ऑस्ट्रिया बहुत ताकतवर था अभी भी, मतलब इटली की मतलब पिडमोंट सार्डिनिया की तुलना में ताकतवर था। तो वो ऑस्ट्रिया के हाथों पराजित हो गया, पराजित होकर अपमानित हो गया। और एकीकरण का जो पिडमोंट सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा जो किया गया प्रयास था, वह प्रयास विफल हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। 1848 में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के हाथों चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय से इटली, पिडमोंट सार्डिनिया एक नई दिशा लेगा, और आगे एकीकरण कौन सा रुख पकड़ेगा उस पर आप लोगों को इंतजार करना है। अब इधर देखिए जर्मनी। आपको जर्मनी के बारे में मैंने बताया था, याद होगा कि जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित किया गया था, याद है। उसके बाद मैंने फ्रैंकफर्ट संसद आपको बताया था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इन सभी को प्रतिनिधित्व मिला था, और एक इसका मेंबर ऑस्ट्रिया को भी बनाया गया था, ताकि मतलब ऑस्ट्रिया की भी मौजूदगी वहां बनी हुई थी। अब क्या हो, जो 39 राज्य थे, तो उसमें सबसे मजबूत राज्य तो प्रशा था, आपको पता है प्रशा। जैसे इटली में पिडमोंट सार्डिनिया था, इन दोनों राज्यों का नाम याद रखना है। जैसे इटली में पिडमोंट सार्डिनिया सबसे ताकतवर राज्य था, तो जर्मनी में प्रशा था। और प्रशा का जो शासक था उस समय, उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। उस समय प्रशा का शासक था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो क्या हुआ कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ से अपील की उसने, मतलब अपील क्या, जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थे, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सबके प्रतिनिधि बैठते थे, वो सबका कॉमन पार्लियामेंट था 39 राज्यों का, तो प्रशा का भी प्रतिनिधि था। तो ये मध्य वर्ग के लोग थे जो प्रतिनिधि, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। तो इन सबों ने मिलकर आपस में तय किया कि भाई चलो, वैसे तो एकीकरण होने से रहा, जन आंदोलन के माध्यम से तो होगा नहीं, मध्य वर्ग
के प्रयास से तो होगा नहीं, पार्लियामेंट के माध्यम से तो होगा नहीं। तो इन सबों ने आपस में पहले तय किया कि ठीक है, राजतंत्र का ही नेतृत्व मान लेते हैं। इन सबों ने आपस में तय करके प्रशा के राजतंत्र फ्रेडरिक विलियम, जो प्रशा का शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, समझना इस बात को, प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को एक संयुक्त जर्मनी का ताज सुपुर्द किया कि आप बन जाइए हम लोगों का शासक और बन जाइए पूरे एकीकृत जर्मनी का मुखिया। जानते हो, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ ने वह ताज लेने से मना कर दिया, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का कहना था, मैंने वो कहा तो एक्सप्रेसिवली कहा कि हमें गटर में गिरा हुआ ताज नहीं चाहिए। मतलब उसका वो इसलिए डर गया क्योंकि प्रशा का शासक अपने आप को निरंकुश शासक मानता था और उसको लगता था कि अगर जनता के द्वारा ताज हम ले लेते हैं तब हम हो जाएंगे जनता के प्रतिनिधि, तो हमारी शक्ति तो टूट जाएगी और हम हो जाएंगे संवैधानिक शासक, संवैधानिक राजतंत्र। आप निरंकुश राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र का अंतर तो समझ पा रहे होगे ना, मैं मान के चलूं। हाँ, तो वो उसको लगा कि भाई हम अब निरंकुश राजतंत्र हो जाएंगे संवैधानिक राजतंत्र, तो इसलिए वो पीछे हट गया। उसने कहा कि नहीं, हम ताज नहीं लेंगे। फिर उसको, लेकिन मन में लालच तो प्रशा के शासक को भी हो ही रहा था कि भाई ताज मिल रहा है तो लेना चाहिए, लेकिन वो चाह रहा था हम अपनी शर्तों पर ले, जनता के शर्तों पर, मतलब पार्लियामेंट के शर्तों पर नहीं, मतलब वही जनता के प्रतिनिधि थे। तो उसने क्या किया कि एक वर्ष के बाद इरफर्ट एक जगह है वहीं पर जर्मनी में, एरफर्ट नाम था उसका, एरफर्ट में उसने फिर प्रतिनिधियों को बुलाया। ये घटना बता रहा हूं 1849 में एरफर्ट में, जैसे 1848 में ठुकरा दिया, 1849 में एरफर्ट में पार्लियामेंट की बैठक बुलाई, उसको एरफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट में तब उसने अपना प्रपोजल रखा कि देखिए, अगर आप चाहते हो कि हम आपका शासक बने संयुक्त जर्मनी का, तो आपको हमारी ये शर्तें माननी होगी। मतलब वो चाहता था कि हम अपनी शक्ति को बचाते हुए संयुक्त जर्मनी का मुखिया बन जाए। तब तक ऑस्ट्रिया काफी नाराज हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो ये एकीकरण बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपको याद है कि अभी मेटरनिक नहीं था, मेटरनिक की भी दिलचस्प कहानी बताता हूं। तो ऑस्ट्रिया नाराज हो गया। ऑस्ट्रिया वहीं से चेतावनी दी प्रशा को कि खबरदार, आप मतलब कोई परिवर्तन, जर्मनी के संविधान में आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। मतलब एक तरह से उसने चेतावनी दी कि फिर आपको हमसे लड़ना होगा। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ पीछे हट गया, उसको हिम्मत नहीं पड़ी ऑस्ट्रिया से संघर्ष करने की। अपमानित हुआ, चार्ल्स एल्बर्ट पराजित होकर अपमानित हुआ और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ अपमानित हो गया, क्योंकि उसको पीछे हटना पड़ा, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। और फिर 1850 में ही जो ऑस्ट्रिया का शासक था, ऑस्ट्रिया का सम्राट था, उसके प्रयास से फिर जर्मनी को, जब पुराना संविधान उसको बहाल किया गया और कह दिया गया कि भविष्य में जर्मनी में कोई संशोधन ऑस्ट्रिया को मंजूर नहीं होगा। तो माय स्टूडेंट्स, अब यह बात तय हो गई थी। जर्मन राष्ट्रवादियों को बड़ी गहरी निराशा हुई। फ्रैंकफर्ट के जो पार्लियामेंटियंस थे वो निराश हो गए। उनको लगा कि भाई यूनिफिकेशन अब कैसे होगा जब तक ऑस्ट्रिया का विरोध बना हुआ है। तो मध्य वर्ग की शक्ति को झटका था। इटालियन और जर्मन राष्ट्रवाद दोनों को धक्का लगा। तो मैं पहले आपको बताऊं कि राष्ट्रवाद की आकांक्षा किससे जुड़ी हुई थी। राष्ट्रवाद की आकांक्षा जुड़ी हुई थी मध्य वर्ग से। तो मध्य वर्ग ने पहले चाहा कि हम अपने बल पर लाए, मतलब अपने संसदीय राजनीति के माध्यम से लाए, अपनी शर्तों पर लाए। लेकिन मध्य वर्ग, इटली में भी मैजिनी को निराश होकर भागना पड़ा, जर्मनी में भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विफल हो गया। तो 1848 का जो क्रांति है उससे राष्ट्रवाद ने सबक सीखा। राष्ट्रवाद ने क्या सबक सीखा कि हम संसदीय राजनीति के माध्यम से या मध्यवर्गीय राजनीति के माध्यम से हम एकीकरण नहीं ला सकते। एकीकरण को लाने के लिए हमें जन आंदोलन करना होगा। वह एकीकरण के लिए अब वो बात करने लगे कि हमारा एकीकरण तभी होगा, हम जन आंदोलन के माध्यम से एकीकरण कर सकते हैं। सॉरी, गड़बड़ हो गया, अपने पीछे हट रहा हूं। उनको अब लग गया कि हम
एकीकरण अपने बल पर नहीं कर सकते, हमें कोई न कोई राजतंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए, अब मध्य वर्ग के साथ दिक्कत क्या थी, मेंटली अलर्ट हो आप लोग। उसने सोचा कि हम सीमित मताधिकार के आधार पर जो संसद है उसके आधार पर हम एकीकरण ला दे, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं लाना चाहता था। अगर उग्र जन आंदोलन ला देता तो फिर राजतंत्र को पीछे हटना पड़ता, लेकिन वैसा मध्य वर्ग नहीं कर सकता था, क्योंकि मध्य वर्ग को यह भी डर था ना कि अगर हम जन आंदोलन, उग्र जन आंदोलन ला देंगे तो बाद में पता चलेगा निम्न वर्ग हमें ही हटा दिया और सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार ला देगा सभी को। तो मध्य वर्ग की चालाकी का कारण मध्य वर्ग विफल हुआ, क्योंकि मध्य वर्ग निम्न वर्ग को अपना साथ ईमानदारी से नहीं लिया। और यही वजह है माय स्टूडेंट्स कि अंत में मध्य वर्ग को निराश होना पड़ा, और तब उसको लगा कि अब हम अपने बल पर नहीं ला सकते। तब उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया और सोचा कि ठीक है, तो हम जब अपने बल पर नहीं ला सकते तो हम किसी राजतंत्र का सहारा ले लें। तो 1848 में जो आंदोलन है उसकी विफलता से राष्ट्रवाद ने क्या सबक लिया, तो राष्ट्रवाद अब राजतंत्र एवं सैन्यवाद की ओर देखने लगा, और जो उदारवाद का रास्ता है, उदारवाद का रास्ता छोड़ दिया। उदारवाद का रास्ता का मतलब संसदीय राजनीति, उसको लग गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट्रियन पॉलिटिक्स को हम के माध्यम से हम लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे, और जन आंदोलन वो लाना नहीं चाहता था, तो राजतंत्र की तरफ मुड़ गया और राजतंत्र की शक्ति की तरफ देखने लगा। तो इसीलिए एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन आगे आता है, और यही वजह है कि मध्य वर्ग नेतृत्व सैन्यवाद और राजतंत्र की तरफ नेतृत्व के लिए देख रहा, अवसरवादी हो गया। वो अपना जन आकांक्षा जो पहले बोलता था या मध्य वर्ग की आकांक्षा की बात करता था वो भूल गया और सोचा कि राजतंत्र के नेतृत्व में ही हम एकीकरण लाए। तो इसीलिए अब देखोगे आगे इटली में काबूर का और जर्मनी में बिस्मार्क का उद्भव हुआ। बिस्मार्क का एक प्रसिद्ध कोटेशन था कि बिस्मार्क का एक प्रसिद्ध कोटेशन था, आप याद करिए, कि मतलब जर्मनी की एकीकरण में गांठ पड़ चुकी है जिसको खोना नहीं जा सकता, तलवार से ही काटा जा सकता। और उसका कहना था कि उसका मतलब जो जर्मन लोग हैं या जर्मन प्रतिनिधि हैं वो आपके उदारवाद की तरफ नहीं देख रहे, आपकी ताकत की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने प्रशा के शासक को कहा, मतलब वो शक्ति के बल पर अब एकीकरण लाया जाएगा, उसको देखना है, वो आगे हम आप लोगों को समझा पाएंगे। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड टॉपिक तो है। अब मेरे स्टूडेंट लोग बताएंगे कि समझ पाए या नहीं समझ पाए। अंकुर, अब मेरे स्टूडेंट का कुछ क्वेरीज बताओ, आर दे क्लियर हैं वो? थोड़ा सा आप लोग थोड़ा हिंट करिए कि आप लोग क्लियर हैं। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स। इसको पढ़ाई को जारी रखिए। कल इटली और जर्मनी के एकीकरण में कवर करूंगा। ये टॉपिक बड़ा है थोड़ा सा, और टाइम क्योंकि हम लोग के पास 80 मिनट ही होता है और ज़्यादा हम उसको खींच नहीं सकते आगे, इसलिए कल हम इटली और जर्मनी के एकीकरण कवर करेंगे। तो आप लोग कल इटली और जर्मनी के एकीकरण तक पढ़ के आइएगा, तब एक क्लास तो हम लोगों का इस पर होगा, वो होगा साम्राज्यों का विघटन, फिर ये हो जाएगा। तो आज मैं यही रुकता हूँ। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट माय स्टूडेंट्स।